I think so. This many questions are left. List verify कर लो. बराबर है? Yes sir. बराबर है. बराबर. Fine. So we start with 22nd question. 22nd question. एक मिनट. ऑनलाइन ग्रुप स्टूडेंट्स लिस्ट वेरीफाई करो. बराबर है? सर एक्सरसाइज क्वेश्चंस में एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं, ये एमसीक्यू असाइनमेंट में से जो क्वेश्चंस बाकी है उसका लिस्ट है. न्यूमेरिकल्स कोई बाकी है 14 चैप्टर में अभी बाकी है. बाकी है तो लिस्ट बनाओ. सारे हो गए क्वेश्चंस. फाइन. चलो तो विल स्टार्ट विद 22nd क्वेश्चन. लिस्ट एक बार फिर से वेरीफाई कर लो. कोई बाकी नहीं है इसके अलावा क्वेश्चंस. तो विल स्टार्ट विद 22nd क्वेश्चन. चलो वॉलंटियर. हाँ जी. The body is released into a canal tube along the diameter of radius r0. It executes the SHM with the time period. Now see 22nd question. 22nd question. You consider this as a earth and a tunnel is dug in this earth. ऐसा इमेजिन करना है आपको. और उसमें एक बॉडी है जो ऐसा टू एंड फ्रो SHM मोशन एग्जीक्यूट करेगा. बराबर. So when this body is performing SHM, find out its time period. So generally we correlate this body with a SHM, that is a simple pendulum also. So can anyone tell me, इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है, लेंथी डेरिवेशन है, पर अभी डेरिवेशन में ना जाकर सिर्फ उसका फॉर्मूला याद कर लेंगे तो अच्छा है. तो व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर्मूला फॉर सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग SHM? 2 pi root of L by G. बराबर. नाउ ऐसा आप याद करो कि ये कौन है अर्थ का रेडियस. और अगर मैं इसको सिंपल पेंडुलम का स्ट्रिंग सपोज करता हूं तो स्ट्रिंग के कंसिडर करके ये क्या हो गया लेंथ. तो कैन आई से सर्कुलर मोशन में लेंथ इज इक्वल टू तो पुट L equals to रेडियस. बट किसका रेडियस? अर्थ का रेडियस. तो व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज 2 pi रूट ऑफ RE by G. चेक करिए ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए. तो ए इज द आंसर. वेरीफाई करो. बराबर है? सर. हाँ जी बोलो. सर मतलब L equals to RE के जो लिखो खबर ना पड़ी. भाई सिंपल पेंडुलम नहीं अगर तू लेंथ ले तो आ स्ट्रिंग सपोज करवाનું. जो डायग्राम में देखा है स्ट्रिंग. हाँ. स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू लेंथ. હા या ना? हाँ सर. તો સર્કલના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી જોવા જાવ તો એને રેડિયસ ઓફ અર્થ RE કહેવાય. પણ સર એટલે ઓબ્જેક્ટ જે છે એ ટનલ ની અંદર છે એવું છે પેલું. હા જી. તો સર એટલે એનાથી મતલબ સ્ટ્રિંગ કનેક્ટેડ છે મતલબ ના ના સ્ટ્રિંગ ને આપણે એવું અઝ્યુમ કર્યું છે અહીંયા ફોર્મ્યુલા યાદ કરવા માટે ખાલી. તો સર મતલબ એના સાથે કનેક્શન નથી થઈ રહ્યું તો પછી કેમ મતલબ એ રીતે લઈ પણ શકાય? SHM તો છે ને. સિમ્પલ પેન્ડુલમ બી SHM છે ના બોડી બી SHM છે તો થાય ને. બરાબર. સમજાઈ ગયું આટલું? लिख लो. चलो पैरेलल में फटाफट लिख लो. ऑनलाइन ग्रुप स्टूडेंट्स कंप्लीट करो.
School property से पैसा you are liable to get a new pencil. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। Fifth. 25th क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वॉलंटियर। A bottle weighing 220 gram and the extent of the area of cross section 50 centimeters square and the height 50 centimeters square. so area, the data are given for bottle. For bottle what is area? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई नहीं चलेगा, इसको कन्वर्ट करिए तो 50 क्या जी ऐसा है तो रहने देते हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर एरिया है, आगे मास है 220 ग्राम, फिर हाइट है 4 सेंटीमीटर, फिर on the surface of water in the vertical position. Its frequency of oscillation is okay. Now you assume this as a water surface. ऐसा कोई क्वेश्चन था एक्सरसाइज के एग्जांपल में? पीस ऑफ हाँ कॉर्क, सर, ये सर तो पीस ऑफ कॉर्क वालों एक पीस ऑफ कॉर्क का था ना भाई। उस पीस ऑफ कॉर्क की जगह पर आप एक बॉटल अज्यूम कर लो, अभी क्या फर्क पड़ता है? उस पीस ऑफ कॉर्क का भी कुछ एरिया था, कुछ हाइट था, याद करो। तो यहाँ पर भी अब बॉटल का कुछ हाइट है, कुछ एरिया है, तो अज्यूम करो कि दिस इज अ सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑफ द बॉटल। ये उसका आ गया हाइट, ये आ गया उसका एरिया, मास आपको दे दिया है। तो कहने से इस बॉटल को ऊपर से थोड़ा सा फोर्स देकर आप उसको रिलीज कर दो तो ये बॉटल अप एंड डाउन इस लिक्विड में करेगा, यानी ये परफॉर्म करेगा SHM। तो इस SHO का फ्रीक्वेंसी कितना होगा वो आपको फाइंड करना है, बराबर। तो है क्या डायरेक्ट फॉर्मूला के डिराइव करें? फॉर्मूला है कोई इसका? हाँ सर। नहीं है तो डिराइव करते हैं। है तो बताओ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोलो। टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल હોય ફ્રીક્વન્સી તો ટાઈમ પીરિયડ ની ફોર્મ્યુલા હોય તો ફ્રીક્વન્સી શોધી લેવાય ને। पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला है हमारे पास। हाँ सर, एज क्वेश्चन में डिराइव करी थी ने। बोलो क्या है, क्या है? अरे उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे ना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला रूट ऑफ m बाय जी। अरे ये नहीं है गप्पेबाज हो, ये तो SHM का फॉर्मूला है सर रो h अपॉन रो l g। रो h अपॉन रो l g ऐसा। सर ये रो l डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए एक काम करते हैं, वो तो बताया नहीं हमें कि वाटर बताया है, ऐसा वाटर है ऐसा बोला है, मेंशन किया है वाटर। Yes sir. चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं, वही फॉर्मूला लेते हैं अगर आपको वो याद है तो। चलिए कौन है ऑनलाइन में से वो फॉर्मूला बताने वाला पर्सन, बोलो। सर 2 पाई अंडर रूट रो h रो l g। रो h अपॉन रो l g। अरे सब्सक्रिप्ट में है। ओके, लिक्विड वाला ऐसा ना, लिक्विड डेंसिटी है ऐसा कहना चाहते हो? हाँ सर। ये फॉर्मूला डिराइव किया था आप लोगों ने? यस सर। तो चलिए तो फिर यहाँ पर भी आई थिंक सो हो जाएगा एडजस्ट। पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, लिक्विड कौन सा?
वाटर का डेंसिटी कितना? kg per meter. वाटर का डेंसिटी कितना? 1 तो यूनिट क्या? 1000 kg पर मीटर। kg meter. 1 तो क्या? kg per meter. तो डेंसिटी यहाँ पर लिक्विड का जो है दैट इज वाटर, और वो कितना है? 1000 kg पर मीटर क्यूब लो, या तो अगर पूरा डेटा सीजीएस में है तो सीजीएस में कितना हो जाएगा? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वो गप्पे गप्पे नहीं माने, गप्पे बाजू। एमकेएस में कितना? 1000, तो सीजीएस में 1। ठीक है, चलो डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो मिल गया, दैट इज वाटर। व्हाट अबाउट डेंसिटी ऑफ दिस बॉटल? वो कैसे मिलेगी? A by A into H. वो तो वॉल्यूम हुआ, डेंसिटी चाहिए। हाँ तो हो जाएगा ना, मास अपॉन वॉल्यूम सर। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। एंड व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ दिस बॉटल? A into H। परफेक्ट। तो कैलकुलेट कर ले क्या? चलिए 220 है, अपॉन एरिया है 50, इंटू हाइट है 4, तो ये क्या होगा? 1.1 हो जाएगा। तो डेंसिटी विल बी 1.1 यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर। सीजीएस है ना, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो चेक कर लिया जी। अब टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड नहीं, हमें तो क्या चाहिए? सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी ये फॉर्मूला भी पूरा हो जाएगा उल्टा, आया ना? सो दिस इज 1/2 पाई रूट ऑफ रो एल जी अपॉन रो एच हो जाएगा, आया ना? अब चेक करो, सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो करो सब्स्टिट्यूट। चलो, तो एफ इज 1/2 इंटू 3.14 इंटू रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 इंटू जी 9.8 अपॉन रो 1.1 इंटू हाइट 4। सब कुछ सीजीएस में है? नहीं, जी थोड़ी सीजीएस में है। हाँ, ये तो एमकेएस में है, तो इसका भी वैल्यू सीजीएस में चाहिए ना हमें। क्या अगर G 9.8 है एमकेएस में, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ G इन सीजीएस? तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बरा, ये क्वेश्चन एमकेएस में भी सॉल्व हो सकता था पूरा, आपने कहा सीजीएस में, तो हम सीजीएस में सॉल्व करते हैं। चलो, तो ये 9.8 नहीं होगा, 980 होगा। अब करो कैलकुलेट, पहले रूट वाला टर्म सॉल्व करो। कितना है आंसर? 14.9। रूट निकाल दिया कि बाकी? रूट निकाल दिया। तो एफ इज 14.98, 14.98 ना, 92, 14.92 डिवाइड बाय करना है आपको 2 इंटू 3.14 यानी 6.28। कितना है फ्रीक्वेंसी? 2.3। अगर कोई ऑप्शन है? तो अप्रोक्स नियर बाय ऑफ ऑप्शन सर्च करो। इसके नियर बाय कोई ऑप्शन है? अगर परफेक्ट ऑप्शन मैच नहीं होता तो उसके नियर बाय चेक करो। 2.5 हर्ट्ज ऑप्शन, आंसर वेरीफाई करो। 2.5 वही है, लो वाह, मैच हो गया ना। सो 2.5 हर्ट्ज एंड ऑप्शन नंबर बी। बस करो कंप्लीट, फिर नया क्वेश्चन। सर बोलो भाई। સર આ 22 માં પેલો મતલબ ટનલ જે છે તો આપણે પેલાને ઓબ્જેક્ટને ફેંક્યું તો આપણે એવું સ્ટ્રિંગ ગેઝર તરીકે રેડિયસને લઈ લઈએ એમ ને? हाँ जी, हाँ કે પેલો ઓસિલેશન પેન્ડ્યુલમ તરીકે એમ. એક્ઝેક્ટલી, એનું ડેરિવેશન જો કે બહુ મોટું છે એટલે નથી લેતું, અનનેસેસરી અત્યારે લોડ પડે બધાને, એટલે આવી રીતે શોર્ટકટમાં યાદ રાખી શકાય. ડન.
ये कौन सा न्यूमेरिकल था अगर आपको याद है तो, पीस ऑफ कॉर्क वाला? Exercise 14.8. 0.18. So this is the formula we have taken from example के exercise Exercise 14.8. 14.8. Sir, 1 1 बस डन। 25th हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। Pendulum of time period 2 seconds is taken to another planet. रुको। The question is for simple pendulum, बराबर? हाँ जी, एक बार फिर से। Pendulum of time period 2 seconds on Earth is taken to another. रुको। तो जब सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट किया जाता था ऑन अर्थ, तो उसका टाइम पीरियड कितना था? 2 सेकंड। मैं याद करो यार, एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, उससे पेंडुलम को क्या कहते हैं? Seconds pendulum. Yes, बराबर। A pendulum whose time period is equals to 2 seconds, that pendulum is known as seconds pendulum। नंबर में उसका नाम छुपा है, 2 यानी सेकंड, तो उसको कहेंगे सेकंड्स पेंडुलम। चलिए फिर नेक्स्ट आगे। Taken to another planet whose mass and diameter are twice that of Earth. एक मिनट। अब इस सिंपल पेंडुलम को कोई प्लैनेट पर ऑसिलेट किया जाता है, हाँ, पर उस प्लैनेट पर टाइम पीरियड तो नहीं पता हमें। मास कितना है उसका? मास ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस द मास ऑफ अर्थ। और कुछ इंस्ट्रक्शन है? डायमीटर वो भी ट्वाइस। ओहो, तो डायमीटर ऑफ प्लैनेट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ओके, फिर Time period of planet is in seconds. बराबर। तो जब ये सिंपल पेंडुलम को इस प्लैनेट पर ऑसिलेट किया जाता है तो उसका टाइम पीरियड क्या, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर? अब चेक करिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या? व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम गिवन बाय? तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई G होगा। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट है? 2 पाई तो कांस्टेंट, लेंथ यानी जो सिंपल पेंडुलम का लेंथ हम लेके गए हैं अर्थ से कोई प्लैनेट पर, वो लेंथ फिक्स। तो चेंज हुआ क्या? क्योंकि G किसका पर डिपेंड करता है? प्लैनेट। अर्थ से अब सीधा प्लैनेट पर गए, मास चेंज हुआ, डायमीटर चेंज हुआ, तो रेडियस भी तो चेंज होगा। अगर कहने से अगर डायमीटर हाफ हो गया तो उस प्लैनेट का रेडियस भी तो हाफ हो जाएगा, अरे डबल हो जाएगा। अगर डायमीटर डबल है प्लैनेट का अर्थ के कंपेयर में, तो उसका रेडियस भी डबल हुआ। तो आपको पता चलना चाहिए कि ये पूरा क्वांटिटी रहेगा कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? रूट जी, बराबर। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो मान लीजिए पहले हम जी का फॉर्मूला सोच लेते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये अगर आपको याद है तो बोलो। इसे इक्वेशन 1 रखते हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जी? तो जी इज Gm अपॉन R स्क्वायर, बराबर है। मैंने प्रॉपर लिखा है फॉर्मूला, चेक कर लीजिए, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं। तो अगर ये अर्थ का ग्रेविटेशनल है तो उसे मैं Ge, तो ये Me, तो ये हो जाएगा बराबर। अब प्लैनेट के लिए अगर है तो, हाँ जी, स्मॉल आर આવશે ને, આપણે સ્મॉल आर લીધો છે। मैंने अरे भाई करते इसको मैं फिर से वो कैपिटल आर वाला लिख देता हूँ, ठीक है? अब कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। चलिए,
अब प्लैनेट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा तो दैट इज जी mp अपॉन आर पी दी होल स्क्वायर होगा, है ना। नाउ यू गेट द रिलेशन ऑफ जीपी एंड जीई, तो मैं डिवाइड कर देता हूं, व्हाट इज जीपी बाय जीई, so that is gmp by rp square into gme upon re square होगा। अभी के लिए क्या कट हो गया बराबर, तो व्हाट इज एमपी, व्हाट इज एमपी 2me upon what is rp 2re the whole square into re square by me नहीं है, ओनली me, तो व्हाट इज जीपी बाय जीई, क्या हो जाएगा 2me upon 4re square into re square by me re square गया 2/4 यानी रहा क्या 1/2, तो कहने से जीपी बाय जीई इज 1/2 है या ना। अब इक्वेशन नंबर 1 पर आ जाइए, तो कहने से फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1 we can say कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी, अगर ये पूरा टर्म रहेगा कांस्टेंट तो, है या ना। बट नाउ यू गिव दिस एज इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को मॉडिफाई करो तो t डैश बाई टी इज इक्वल्स टू, या तो मैं इसको e कह देता हूं और हमें जो फाइंड करना है वो टीपी, तो टीपी बाई टीई इज रूट ऑफ, इनवर्स है ना, इनवर्स है, तो टीपी बाई टी होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, हाँ सिंबल के टर्म्स में जीई बाई जीपी हो जाएगा, बट व्हाट इज जीई बाई जीपी, इसका उल्टा, तो 2/1 है ना। सो व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, time period of planet, time period of simple pendulum on the surface of planet, so that will be root 2 times the time period of simple pendulum on surface of, और वो तो कितना है 2 सेकेंड, तो कहने से टीपी कितना आ जाएगा 2√2, कोई ऑप्शन है, ए ऑप्शन ले, और आंसर मैचेस, वाह, तो ये लिख लीजिए, फिर नया क्वेश्चन। मुझे पहले सुना दिया नाचोस, मेरे को तो अभी कौन सा ब्रेक आ गया तो नाचोस। भाई ऑनलाइन ग्रुप में से किसी को डाउट है? સર नो सर। हाँ जी बोलो। સર આપણે આ પેન્ડ્યુલમ ના સ્ટ્રિંગ ની લેન્થ કોન્સ્ટન્ટ લીધી છે, તો સર પ્લેનેટ બરાબર. બદલાશે તો એની લેન્થ માં થોડું વેરિએશન તો આવશે ને? ક્યાંથી તું સ્ટ્રિંગ લઈ જાય અગર અર્થ સરફેસ પરથી, તો સ્ટ્રિંગ ની લેન્થ ત્યાં બીજા પ્લેનેટના સરફેસ પરથી કેવી રીતે બદલાય? સર એ જી બદલે તો બદલાય ને? પણ જી લેન્થ પર ડિપેન્ડ થોડી કરે, जी तो जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर છે, એમાં क्या કશે લેન્થ આવ્યું ભાઈ? હા સર। समझ में आवे? હા હા સર। चलो गुड। और किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन में से? नो सर। नो सर। स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर? यस सर। हाँ सर एकदम बराबर। फॉन्ट रीडेबल है कि डॉक्टर हैंडराइटिंग है? सर તમે ટીચર છો, મેં કઈ ડોક્ટર હેન્ડ્રેડ થાઈ જાયેલા હોય તો કોક કોક सर एंजिनियर ना है। थैंक यू। हो गया? कैन वी स्टार्ट विद 31st नाउ?
Done? Yes, sir. સર બાકી છે. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ 31st and 33rd. नेक्स्ट वॉलेंटियर. हाँ जी करो रीड. The length of a second pendulum is by 2%. रुको 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 31st में है क्वेश्चन फॉर सेकेंड पेंडुलम के सिंपल पेंडुलम. Second. ओके द क्वेश्चन इज फॉर सेकेंड्स पेंडुलम. तो आपको कुछ याद आना चाहिए. सेकेंड्स पेंडुलम अगर बोल दिया है तो टाइम पीरियड एग्जैक्टली टाइम पीरियड फिक्स हो जाएगा 2 सेकेंड. चलिए फिर Increased by 2%, then in a day the pendulum लेंथ हुआ इंक्रीज कितना. 2%. लेंथ हुआ इंक्रीज 2%. ओके तो व्हाट इज न्यू लेंथ L2. तो इनिशियल लेंथ L1 प्लस 2% ऑफ L1. और L2 नहीं इनिशियल. हाँ L1. So this will be L1 plus 2 by 100 of L1 आया. तो ये तो हो जाएगा L1 plus 0.02 L1 आया ना. तो कहना है से फाइनल लेंथ L2 is 1.02 L1. तो what will be new time period because length changes so time period also changes. So for simple pendulum what is time period given as T equals to 2 pi root of L by G. So can I say your time period is directly proportional to length. So therefore T2 by T1 is equals to root of L2 by L1 होगा. But what is L2? 1.02 L1 upon L1. L1 गया तो 1.02 क्या आएगा भाई. चलो 1.0. ओके तो कहना है से T2 is 1.0. तो इसको 1.009 तो इसको मैं 1.01 लिख दूं चलेगा राउंड ऑफ करके. सो T2 by T1 is 1.01. So therefore T2 is 1.01 T1. बना. अब आप चेक करिए तो T1 के. हाँ जी क्या था. 2.018. ओके फाइन. तो कहने से T2 कैन बी रिटन एज T1 is 2 सेकेंड. तो 1.01 into 2 यानी कितना 2.02 सेकेंड हुआ. पर आपको ऐसा ऑप्शंस तो पूछा ही नहीं है. आपको ये पूछा है कि जब इसका लेंथ इंक्रीज होगा तो ये 2 सेकेंड से देखो 2.02 सेकेंड हुआ. तो पूरे दिन में कितना टाइम का लॉस होगा. अब आप देखिए. हाँ जी लॉस और गेन होगा. ओके फाइन. ऑप्शंस लॉस और गेन के टर्म्स में है ना. ठीक है तो मुझे बताइए ये जब पूरे दिन में सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड था बराबर. तो हम कंपेयर करते हैं. सो फॉर सेकेंड्स पेंडुलम टाइम पीरियड इज कितना T1 equals to 2 seconds. तो the new time period recorded कितना डिफरेंस कितना डिफरेंस. पहले 2 तो करता ही था मेजर. अब 2.02 मेजर करता है. तो डिफरेंस कितना है. तो दैट इज 0.02. तो 2 सेकेंड्स में वो 0.02 सेकेंड का डिफरेंस नोट डाउन करता है. तो 1 सेकेंड में कितना सन में ये 2 सेकेंड्स में इतना डिफरेंस कितना 0.02. तो 1 सेकेंड में कितना उसका हाफ. सो इन टाइम पीरियड T equals to 1 second. New time period
recorded will be how much? 0.01 सेकेंड आ गया। अब ये तो एक सेकेंड में 0.01 सेकेंड का वेरिएशन आता है एक सेकेंड में। ऐसा तो पूरे दिन में कितना होगा? तो t dash is 0.01 तो है पूरे दिन में, यानी one day is how many hours? 24 hours. 24 hours. 1 hour is how many seconds? कितना है फाइनल? हाँ 864। तो 864 सेकेंड्स, और ये लेस देन 1 है तो आएगा लॉस। अगर ये ग्रेटर देन 1 होता तो गेन। तो है ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन डी दिल्ली। और आंसर भी यही है। वाह, वेरी गुड। सो आंसर नंबर डी। ये सबको पता चला ये क्वेश्चन? ओके, वो भी मैं समझा देता हूँ। चलो, ऑनलाइन में से किसी को डाउट है? સર हाँ बोलो। સર આ ન્યૂ ટાઈમ પીરિયડ રેકોર્ડેડ એટલે એ તો પછી 2.02 થઈ જાય ને, એ તો ઉપર ડિફરન્સ થોડી થાય એમ. अब गया? मैंने लिखा, पता चला? बराबर। अब आंसर में ये हम किसी ने बताया कि टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ, बट आवर रेफरेंस इज दिस 2 सेकेंड्स। नया टाइम आपका 2.02 सेकेंड है, लेकिन रेफरेंस तो आपका सेकेंड्स पेंडुलम था, वो तो 2 सेकेंड्स था। तो आपके नए वैल्यू से रेफरेंस का वैल्यू कितना कम है वो देखना है। अब समझ में आया? और रेफरेंस इज फिक्स सेकेंड्स पेंडुलम, वो तो 2 सेकेंड्स था। नया आपका 2.02 है, तो आपका रेफरेंस कितने वैल्यू से कम था? 0.02 सेकेंड। वो कितने टाइम में? 2 सेकेंड्स में। तो एक सेकेंड में कितना डिफरेंस? 0.01 सेकेंड। एक सेकेंड में अगर इतना डिफरेंस आता है तो पूरे दिन में कितना डिफरेंस आएगा? 864 सेकेंड्स। अब क्लियर? डन। अगर आपका रेफरेंस का वैल्यू ज्यादा होता और नया वैल्यू कम आता तो इंक्रीजेस के गेन्स। डन। So that was 31st. Now 33rd question. Yes. Next question. Next volunteer. વારા પરથી વાર એના પછી તારો. Yes. A simple pendulum has got time period t in vacuum. Its time period when it's और रुक जा भाई. So for simple pendulum, पहले तो इस सिंपल पेंडुलम को कहां पर ऑसिलेट किया है? इन वैक्यूम। तब उसका टाइम पीरियड कितना? ओहो, तो उसका टाइम पीरियड है टी। फिर तो रुको, नाउ इट इज इमर्स्ड इन। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है। इमर्स्ड किस में किया? वाटर है, लिक्विड है? क्या लिक्विड मेंशन किया है? कौन सा? कैसा है? लिक्विड है। ओके, नाउ दिस सिंपल पेंडुलम इज इमर्स्ड इन लिक्विड। तो आपका ये नया टाइम पीरियड टी डैश मान लेते हैं हम इसको, तो आपको कैलकुलेट करना है। एम आई राइट? ऐसा ही क्वेश्चन है? ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट। Its time period when it's completely immersed in liquid of density. 1/8 of density of material. 1/8. Okay. तो density of a liquid is 1/8 times the density of material. Material in किसका material? बॉब का material. तो उसका हम density रो ही रखते हैं। ठीक है? तो और कुछ है इंस्ट्रक्शन? बस इतना ही है। ओके फाइन। तो देखिए, लिक्विड का डेंसिटी है 1/8 ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, यानी कि बॉब। तो नया टाइम पीरियड कितना? तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको हम? फिर से एक बार फॉर्मूला तो ये रहा ना, t = 2 पाई रूट ऑफ l/g। क्या मुझे यहाँ पर एक आप बताओ
कि मटेरियल यानी सिंपल पेंडुलम जब वैक्यूम है कि लिक्विड में, क्या स्ट्रिंग का लेंथ चेंज होगा? लेंथ तो फिक्स ही रहेगा। तो क्या चेंज होगा? जी चेंज होगा। तो जी कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? तो आपको लेना पड़ेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। याद है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? बॉयंट फोर्स, वेट, ऐसा सब कुछ याद है। जब सिंपल पेंडुलम वैक्यूम में है तो बॉब का एंटायर वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, हाँ या ना? लेकिन जब वो लिक्विड में इमर्ज होगा इस तरह से, सपोज कर लीजिए एग्जैक्टली ये अगर बॉब है, थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू ले लेते हैं हम, ये अगर बॉब है तो बॉब का वेट कहां पर एक्ट करेगा? ओए वेट 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 डाउनवर्ड। और बाइंड फोर्स कहां पर एक्ट करेगा? तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? W माइनस एफ बी होगा, हाँ या ना? ना वेट है ना बाइंड फोर्स है, तो क्या करें? तो वेट को हम mg लिख सकते हैं, हाँ या ना? तो इसको मैं m0g लिख सकता हूं। g रिमेन्स कांस्टेंट, बट ये मास चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि डेंसिटी डिफरेंट है, ठीक है? तो m मास को क्या हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखे तो चलेगा, इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ, इसको मैं लिक्विड लिख लेता हूं, तो लिक्विड इंटू वॉल्यूम इन जी। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही तो कहता है कि वॉल्यूम विल डिस्प्लेस बाय सेम अमाउंट, हाँ या ना? तो F क्या हो गया भाई? देखो F क्या हो गया? वॉल्यूम इंटू जी कॉमन हो जाएगा रो माइनस रो एल, हाँ या ना? अब आपको तो एक्सेलरेशन चाहिए, यानी कि जी चाहिए, जी। तो एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल्स टू ma, तो ma इक्वल्स टू vg इंटू रो माइनस रो एल, ये पता चला। अब उसमें से आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाओ तो vg बाय m इंटू रो माइनस रो एल होगा। पर अब सोचो कि m कौन? ये न्यूटन सेकेंड लॉ हम अप्लाई करेंगे तो वो किस पर अप्लाई करेंगे? बॉब पर के लिक्विड पर? न्यूटन सेकेंड लॉ यानी मोशन में आ जाए वो, तो मोशन में तो स्पीयर है ना, यानी कि बॉब है ना, तो मास की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? फिर से मास की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और ये किसका डेंसिटी? बॉब का, इंटू रो माइनस रो एल, क्या गया? तो इक्वल टू जी बाय रो इंटू रो माइनस रो एल हुआ, ये हो गया। अब क्या? हाँ जी, सर मास तो डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, तो मैंने कुछ गलत लिखा। सर इंटू डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। जागो ग्राहक जागो, क्लियर? अब क्या करें भाई? तो क्या कुछ रिलेशन मिल जाएगा ना हमें यहाँ पर? रोएल तो 1/8 है आपके पास, तो भाई सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा? ए इज जी इंटू रो माइनस कितना है? रो बाय 8 अपॉन रो हुआ, है या ना? बराबर है। तो आगे देखिए, तो ए इक्वल्स टू जी बाय रो इंटू, तो ये क्या होगा? 1 माइनस 1/8, 1 माइनस 1/8 इज व्हाट? सर तो 7/8, सर तो देखा तो नहीं। 7/8 सर, देखा तो इंटू नहीं। रो, ये साइड का नहीं दिख रहा? नॉट विजिबल। ओके, बहुत तो मैं बात इधर है। आ जाता हूं भाई, ये तो दिख रहा है ना, तो हाँ, यहां से आप यहां पर आ जाइए। तो a इक्वल्स टू जी बाय रो इंटू 1 माइनस 1/8 इज 7/8 इंटू रो हो गया, रो रो कैंसल, वैसे भी कोई रोता नहीं यहाँ पर, तो क्या आ गया भाई? 7/8 टाइम्स ऑफ जी आ गया। अब इससे आप टाइम पीरियड के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या आ जाएगा कि t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g, के a नया एक्सेलरेशन, बराबर। तो इसकी जगह पर मैं ऐसा भी लिख लेता हूं, तो देयरफॉर t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ a, सो t डैश बाय t इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a बाय a डैश, या तो सिंबल्स में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ऐसा लगता है। इसे मैं g डैश कर देता हूं a की जगह पर, ये नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये g डैश, तो ये भी g डैश, तो ये भी g डैश, तो यहां पर भी g डैश, तो ये भी आ जाएगा
जी डैश, तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। सो टी डैश बाई टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये, जी बाय जी डैश। तो दिस विल बी रूट ऑफ क्या आएगा, उल्टा रिलेशन लेना है हमें, तो जी बाय जी डैश कितना हो जाएगा 8/7। तो ये कितना हो जाएगा 8/7। ऐसा कोई ऑप्शन है, डी। और आंसर समझ में आया आपको, ये दोनों क्वेश्चंस कर लो कंप्लीट, चलो फटाफट। अब कितने बाकी रहते हैं, 34, 37 एंड 38। भाई ऑनलाइन ग्रुप स्टूडेंट्स कोई डाउट, नो No doubt, બોલો sir. ભાઈ। સર આ એફ જે છે એ તો મતલબ એક્સિલરેશન ઓફ ધ બોબ છે ને, તો પછી જી ડેશ કેમ લેવાય એને? શું કહે છે ભાઈ, પેલું ये જે नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट एक्सेलरेशन। તો સર એ જી ડેશ મતલબ પેલું એ જ રાખવું ને, તો નહીતર કન્ફ્યુઝન આ ના પછી થાય? અહીંયા લોચા થઈ જાય ને ભાઈ, એટલે ના લીધું આપણે, સમજ પડે। આ બી તો એક ટાઈપનું એક્સિલરેશન જ છે ને। थर्टी फर्स्ट हो गया सबका क्वेश्चन। भाई 31 का हाफ पोर्शन तो सॉल्व हो गया होगा ना, सबका कॉपी हो गया हाफ पोर्शन ऑनलाइन में से भी। डायग्राम
डन। One minute. डन। चलिए, तो 34 प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑनलाइन ग्रुप स्टूडेंट्स 33rd क्वेश्चन हो गया कंप्लीट? यस Yes, सर। sir. चलिए, तो 34th क्वेश्चन मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वॉलंटियर रीड करो। A particle of mass M is attached to three strings A, B, and C of equal force constant K as shown in figure. If the particle is pushed a little towards any one of the string and left, find the time period of its oscillation. तो देखिए, खबर नजर पड़े हो ने, 3 स्प्रिंग्स है ए बी सी, चेक करिए। तीनों स्प्रिंग का एक एक एंड फिक्स रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है और बाकी सेकेंड एंड इस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। अब आपको यहां पर मान लीजिए इनिशियली ये पूरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। हाँ, कोई एक पर्सन ने आकर, सपोज करता हूं मैं कि मैंने इस ब्लॉक को होल्ड करके ऐसा थोड़ा सा नीचे पुल करके रिलीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर ये बॉब ऑसिलेट करेगा विद सम टाइम पीरियड के विद सम फ्रीक्वेंसी। वो टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टाइम पीरियड पूछा कि फ्रीक्वेंसी? टाइम पीरियड। अब क्वेश्चन गया, क्लियर हुआ? डायग्राम क्लियर? अब थोड़ा सा मान लीजिए कि अभी के लिए ये दो स्प्रिंग्स है ना, उसके आर्क्स या जो लाइन में अगर रिप्रेजेंट करूंगा तो ये दो स्प्रिंग ऐसे है या ना? दोनों के बीच में एंगल 90 है। तो वो दो स्प्रिंग्स को मैं लाइन से रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे मैंने दो लाइंस बनाए। ये विजुअलाइज हुआ आपको? अब हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक को थोड़ा सा पुल करेंगे नीचे। यस और नो? पुल करेंगे तो मान लीजिए चले थोड़ा थोड़ा करेगा ना। मान लीजिए ये मैंने इतना उसको नीचे पुल किया, कितने डिस्टेंस थे? तो आइडियली सपोज कर लीजिए एक्स अमाउंट से मैंने इसको पुल किया, हाँ या ना? अब आप देखिए, तो ये पॉइंट मैं ले लेता हूं P, इसको मैं मान लेता हूं Q, इसको मैं मान लेता हूं R, हाँ, और बीच में तो ये पॉइंट M है। तो ये है P, ये है Q और ये है M। समझ में आया? समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है कि स्प्रिंग को मैंने यहां तक पुल किया, कि ब्लॉक को मैंने यहां तक पुल हुआ, तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा इलोंगेट करेगा ना। कौन सा? ए बी स्प्रिंग इलोंगेट होगा थोड़ा सा। तो देखिए इलोंगेट होकर वो यहां तक आ जाएगा इस तरह से, ऐसे विजुअलाइज हुआ, हाँ या ना? तो स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन आया? ये जो है ये एक्स, वो तो इस स्प्रिंग का कंप्रेशन हुआ ना। तो ये दो स्प्रिंग्स जब मैं इसको नीचे पुल करूंगा तो ए और बी स्प्रिंग्स थोड़े से इलोंगेट होंगे। कितने इलोंगेट हुए? तो मैं यहां से एक करूंगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप। तो कहने से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अब सेम हो गया, हाँ या ना? तो इलोंगेशन कितना? ये मान लेते हैं y। सिर्फ ये x क्या है और y क्या है क्लियर है बस, तो न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व। कंफर्म करो, x क्लियर, y क्लियर? y पाचू समझाओ। देखिए हमने ब्लॉक M को नीचे से थोड़ा पुश किया, या मैं इसको पुल कर रहा हूं नीचे, ऊपर से नहीं, नीचे से ऐसे पुल कर रहे हैं उसको। तो C स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, वर्टिकल में कंप्रेशन हुआ, वो कितना? x। तो जब मैं इसको नीचे पुल करूंगा तो ये दोनों स्प्रिंग्स इलोंगेट होंगे। तो पहले वो यहां पर आते थे, तो अब वो यहां पर आ रहे हैं। हाँ, पहले का इलोंगेशन इतना था स्प्रिंग का, अब उसका इलोंगेशन इतना हो गया। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये इनिशियल वैल्यू सेम हो गया। तो जो बाकी रहा इतना इलोंगेशन था, वैसा ही सेम टू सेम इलोंगेशन आपको यहां पर भी तो मिलेगा, सेम दूसरे स्प्रिंग के लिए, क्योंकि आइडेंटिकल है सारे के सारे स्प्रिंग।
अब लॉजिक क्लियर है? अब आप देखिए ये पूरा एंगल 45 था, अरे 90 था, तो ये आधा एंगल तो 45 होगा। भाई ये ऑनलाइन ग्रुप स्टूडेंट्स को ये डायग्राम विजिबल है प्रॉपरली? चेक करो। यस सर, देखा है सर। देखा है। एक्स वाई 45 सब कुछ दिख रहा है आपको प्रॉपरली? यस सर, देखा है। चलो फैंटास्टिक। तो मुझे बताओ ये नए डायग्राम में से cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? y/x। एक्स और वाई के टर्म्स में बताओ। ओ वैल्यू नहीं था इस ट्रायंगल में से। व्हाट इज cos 45 इन टर्म्स ऑफ अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेनस? उस सेंस में मैं पूछ रहा हूँ। y/x। हाँ भले ना, पर वो भी मैं समझाता हूँ। चलो बोलो। y/x होगा ना, ये रहा राइट एंगल कॉर्नर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था सर, तो ये आपका बन गया राइट एंगल कॉर्नर। ये राइट एंगल कॉर्नर, तो उसके वाला सामने वाला साइड हाइपोटेनस। मैंने थीटा लिया है ये cos ये 45 डिग्री ये वाला, तो cos 45 इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यानी क्या हो गया? y/x हो गया। तो कहने से y इज x इंटू cos 45 डिग्री, हाँ या ना? तो y इज x/√2 हो गया। इतनी बात क्लियर है आपको? अब आप चेक करिए, आपको यूज करना है चैप्टर नंबर 4 वेक्टर एडिशन। अगर ये स्प्रिंग नीचे, हम इस ब्लॉक को नीचे पुल कर रहे हैं, तो ये स्प्रिंग डिफॉर्म होगा नीचे, डिफॉर्मेटिंग फोर्स नीचे, तो रिस्टोरिंग फोर्स, तो इसका भी रिस्टोरिंग फोर्स। ये स्प्रिंग डिफॉर्म नीचे, तो रिस्टोरिंग फोर्स, बराबर है? तो देखिए अगर ये m को मैं रिप्रेजेंट, ये दिखेगा नहीं, यहाँ पर आप, हाँ यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो दिखेगा? यस सर। दिखेगा। तो फैंटास्टिक। चलो तो ये आ जाएगा FA वेक्टर, ये हो गया FB वेक्टर, बराबर? तो यहां पर आ जाएगा FC वेक्टर। डायग्राम दिख रहा है ऑनलाइन ग्रुप स्टूडेंट्स को? यस सर। चलिए बराबर है? यस और नो? यस सर। चलो तो भाई मैं पहले क्या करता हूं, इन दोनों का मैं रिजल्टेंट फाइंड कर लेता हूं, और उसका रिजल्टेंट कहने से ऊपर आएगा एज पर ट्राइंगल एडिशन के पैरेललोग्राम एडिशन मेथड। तो वो रिजल्टेंट सी के पैरेलल में आ जाएगा, सी के पैरेलल में आ जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर दो तो आपको फाइनल फोर्स मिल जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट, उसका नाम क्या दे? लेट F डैश वेक्टर बी द इक्विवेलेंट क्या? फोर्स ऑफ किन दोनों का? FA वेक्टर एंड FB वेक्टर होगा, है या ना? चलिए तो एज पर कोसाइन फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कहने से F डैश इज रूट ऑफ FA स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर प्लस F नहीं 2, हाँ वेरी गुड, प्लस 2 FA FB cos थीटा। ये क्लियर हो गया? चलिए तो F डैश इज रूट ऑफ, एज पर फोर्स लॉ के हुक्स लॉ, व्हाट इज F? F कैन बी रिटन एज kx के ky। याद आया हुक्स लॉ के रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, and to remove the proportionality we need to place one proportional constant which is force constant, k spring constant। तो भाई FA क्या हो जाएगा? ky the whole square प्लस FBB क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल स्प्रिंग है, और ये A और B स्प्रिंग इलोंगेट होते हैं बाय डिस्प्लेसमेंट y। C वाला स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट था x, A और B का तो y था, हाँ? तो FA ky स्क्वायर FB ky स्क्वायर प्लस 0। क्यों? क्योंकि भाई देखो FA और FB के बीच में एंगल 90 डिग्री का एंगल, cos 90, समझे? गया दिमाग में? चलिए तो फिर F डैश इज क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 2ky दी होल स्क्वायर, यानी ये हो गया रूट 2ky।
नहीं चलेगा, क्योंकि इसको मुझे फाइनल कंपेयर करना है सी के साथ। सी का डिस्प्लेसमेंट कौन से लेटर में है, कौन से सिंबल में, एक्स, तो ये तो किस में आया, तो क्या हमारे पास एक्स वाई का रिलेशन है? करो सब्स्टिट्यूट, करो सब्स्टिट्यूट, ये रहा। हाँ, ये तो मैंने सिर्फ लिखा था आपको, वो तो आता हम करे तो हम जंप मारे चाहिए। चलिए, तो एफ डैश कितना, √2k, बट y कैन बी रिटर्न एज x बाय √2, √2 गया, एफ डैश क्या आ जाएगा, आ गया समझ में इतना आपको? ओके ओके ओके। अब ये डायग्राम को रेफर करो, तो कहने से आपका ये एफ डैश कहां पर आया, यहां पर आ जाएगा इसके पैरेलल में, ये आ गया आपका एफ डैश। अब चेक करो कि एफ डैश और एफ सी तो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में फोर्स को तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो नाउ एफ आर, नाउ लेट एफ आर वेक्टर बी द रिजल्टेंट क्या, फोर्स, किसका, रिजल्टेंट फोर्स किसका, एफ आर रिजल्टेंट फोर्स किसका, एफ डैश वेक्टर एंड एफ सी वेक्टर, बट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके मैग्नीट्यूड हो जाएंगे डायरेक्टली ऐड, तो एफ डैश प्लस एफ सी। अरे बट एफ डैश कितना, के एक्स, एफ सी कितना, एस पर हुक्स लॉ अगेन, तो उसका भी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट तो देखो के है, और सी स्प्रिंग डिस्प्लेस कितना हुआ था, एक्स, तो ये भी आ जाएगा के एक्स। सो व्हाट इज एफ आर, 2k x। तो आपको आंसर फोर्स के टर्म्स में दिया गया है कि टाइम पीरियड के टर्म्स में, टाइम पीरियड के टर्म्स में है। क्या है ऑप्शंस चेक करिए। ओके ओके, तो कहने से दिस इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस सिस्टम। हाँ, तो व्हाट इज टाइम पीरियड गिवन बाय t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ m बाय k eq, क्योंकि मास तो फिक्स है ना यार, नया इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना, सो दैट विल बी 2 पाई रूट ऑफ m बाय 2k। ऐसा कोई ऑप्शन है? आंसर लीजिए। समझ में आया आप सबको? ऑनलाइन ग्रुप स्टूडेंट्स क्लियर? यस सर। चलिए, तो अब हाँ जी बोलो, समझा दो पहला, आप खत्म कर दिए પછી आपको रिवाइज कराई दीश फरीथी બધું डन। चलिए भाई, नया क्वेश्चन 37 तो आई थिंक सो छोटू सा है। चलिए भाई, नेक्स्ट वॉलंटियर कौन है? हाँ जी, The value of G decreases by 0.1% on a mountain. रुको, परसेंटेज एरर इन जी कितना? 0.1%. 0.1%। हाँ, फिर On a mountain as compared to sea level. हाँ, To record proper time here by means of simple pendulum, its length must be. नाउ सी लेवल से माउंटेन पर जब हम जाते, यानी हाइट चेंज हुआ, हमने 8th चैप्टर में पढ़ा था कि वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड के हाइट, तो हाइट चेंज होगा तो जी चेंज होगा। कितना चेंज हुआ सी लेवल से माउंटेन पर जाते वक्त? 0.1%। तो सिंपल पेंडुलम के लेंथ में कितना वेरिएशन आएगा वो चेक कर लेते हैं। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम? t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाय g। सो देयरफॉर व्हाट इज t स्क्वायर? t स्क्वायर इज 4 pi square into l by g. So therefore g is equals to 4 pi square by t square into l। अब ये पूरा टर्म आप ले लीजिए कांस्टेंट, क्योंकि मुझे रिलेशन चाहिए किन दोनों के बीच में, लेंथ और जी के टर्म्स में। तो कहने से कि g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। भाई यहाँ पर ये 0.1% है, यानी लेस देन 5%। लेस देन 5% है तो यू कैन यूज शॉर्टकट मेथड, एरर एनालिसिस का पावर रूल। अब देखिए यहाँ पर कोई पावर तो 1 ही है, तो कहने से परसेंटेज एरर इन जी जितना भी होगा सेम टू सेम परसेंटेज एरर इन लेंथ भी तो होगा। तो परसेंटेज एरर इन जी कितना? 0.1, तो परसेंटेज एरर इन लेंथ भी कितना?
0.1। अब चेक करिए आप लोग कि ये जी का परसेंटेज एरर पॉजिटिव था कि नेगेटिव, यानी इंक्रीज था कि डिक्रीज, तो फिर लेंथ में भी आएगा इंक्रीज के डिक्रीज, तो नेगेटिव साइन इंक्रीजेस डिक्रीजेस इन लेंथ। बराबर, चेक करिए ऐसा कोई ऑप्शन है? सर नहीं देखा तो। नहीं दिख रहा है ऐसा? कितना परसेंट कट हो रहा है? सर परसेंटेज डेल्टा एल बाय एल પછી नहीं देखा तो। ओके, परसेंट डेटा नहीं दिख रहा है ना, फाइन फाइन फाइन, तो इतना तो आपको विजिबल है। चलो, तो देयरफॉर G is directly proportional to N, तो percentage error in G is same as percentage error in length, and that is equals to कितना 0.1%। अब देखा 0.1% तक आ गया? हाँ सर। आ गया बोल दिया, आ गया भाई। ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। एंड द लास्ट क्वेश्चन 38, यस। हाँ जी, श्योर। A pendulum clock is placed on the moon where the object weighs only 1/6 as much as on Earth. How many times the clock takes out on Weight of object on moon surface is 1/6 the weight of object on earth surface। बराबर। हाँ, फिर how many times the clock takes out on actual time of 1 minute? The clock gives good time on Earth. यानी टिक 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 वाला, ऐसा है ना? हाँ, तो एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन। Pendulum clock is placed on moon where the object weighs only 1/6 as much as on Earth. तो ये गिवन है, फिर How many times the clock takes out an actual time of 1 minute? The clock gives good time on Earth. ओके। अब ये टाइम पीरियड ले लेता हूं मैं, कि टाइम पीरियड 1 मिनट है। कहां पर? अर्थ पर ना, ऑन अर्थ। तो लॉजिक से जो आपके पास सिंपल पेंडुलम है, उसको आपने ऑसिलेट किया कहां पर? पहले अर्थ पर, बराबर। तो वो टिक 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 साउंड आता था 1 मिनट, आई थिंक सो, ऐसा बताया है। तो जब उसको आप मून पर लेके जाओगे, वहां पर आपका वेट कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट का? 1/6 ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस। तो वहां पर जो टिक का होगा, आई थिंक सो ऐसा ही दिया कि क्या है, टिक टिक बोल रहा है, तो कौन सा है भाई? 38। pendulum clock is placed on where object weighs only 1/6 of the weight. How many times the clock ticks out an actual time of 1 minute? हाँ, 1 मिनट में कितना टिक 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 साउंड होता है, वो आपको फाइंड करना है। समझ में आया? तो भाई नॉर्मली 1 मिनट में टिक टिक साउंड कितना होता है? 60 टाइम्स। तो भाई देखेंगे जब मून पर जाएंगे तो 1 मिनट में टिक 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 साउंड कितनी बार आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। समझ में? अब टिक टिक यानी क्या हो गया? नंबर ऑफ दैट मोशन ऑफ हैंड डायल इन अ 1 सेकेंड, यानी नंबर अपॉन सेकेंड। तो क्या होता है? ये कौन सा क्वांटिटी? नंबर अपॉन सेकेंड, फ्रीक्वेंसी। तो मैं वो जो टिक टिक साउंड का नंबर्स है ना, उसको मैं फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करता हूं, या तो मैं उसका सिंबल एन से रिप्रेजेंट। बट आपके माइंड में होना चाहिए कि ये एन यानी कौन होगा? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टिक साउंड्स इन 1 मिनट। समझ में आया ना आपको? तो ये है नंबर ऑफ टिक साउंड्स। तो एन इज कहने से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, है या ना? इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब ये तो क्वेश्चन है किसका? सिंपल पेंडुलम का। अरे भाई, तो सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है? टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। यस और नो? अब प्लानेट चेंज हो रहा है, प्लानेट चेंज हो रहा है, कौन चेंज होगा? एल और जी में से। तो बराबर, तो कहने से यहाँ पर दूसरा इक्वेशन मुझे ये मिल जाएगा कि टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, है या ना? तो देखिए भाई, पहला इक्वेशन एन और टी के टर्म्स में, तो दूसरा इक्वेशन टी और जी के टर्म्स में। तो दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो कहना है से फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा भाई? एन और, सो फ्रॉम 1 and 2 n is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट जी आएगा। बराबर। अब ये दूसरा कॉमन सेंस यूज करो, वेट रिड्यूस हुआ तो वेट होता है प्रोडक्ट ऑफ एम एंड जी। क्या मास रिड्यूस होता है कभी अर्थ से मून के? मून से कोई दूसरे प्लैनेट पर जाओ, कौन रिड्यूस होगा? जी जी जी।
तो दैट मीन्स ये आपको डेटा दिया है, तो वहां से आप ऐसा भी तो कलेक्ट कर सकते हो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन सरफेस ऑफ मून इज 1/6 द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। हाँ या ना? तो एन डैश या तो एन ऑन मून अपॉन एन ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू रूट ऑफ जीएम बाय जीई। कितना हो जाएगा ये? तो 1/6 बराबर लिखा है ना मैंने? 1/6 हो जाएगा ना? 1/6। तो n इक्वल्स टू nm इक्वल्स टू ne बाय √6। तो ये 60 बाय √6 होगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? है आंसर ऑप्शंस किस फॉर्म में है? पॉइंट। तो 1 डिवाइड बाय √6 करके देखो क्या आ रहा है। √6 निकालो पहले, √6 तो 60 डिवाइड बाय 2.44 करो। 2.45 एक मिनट, 2 तो करो कितना आया? 24.5 आंसर ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे है 24, यही ऑप्शन। तो समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? जब सिंपल पेंडुलम अर्थ सरफेस पर होगा तो 1 मिनट का वो टाइम लेता है, यानी 1 मिनट के अंदर टिक टिक साउंड्स कितने टाइम्स आ जाएंगे? 60 टाइम्स। तो अब वो सी पूरा एपरेटस अगर मून के सरफेस पे लेके जाता है तो टिक साउंड्स कितने आएंगे अब 1 मिनट में? समझ में आ गया? बराबर। अब ये लिखते जाओ, मीन बाद मैं पूरा आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 34th क्वेश्चन बराबर, लिखना स्टार्ट करो। चलो अब कोई एमसीक्यू बाकी नहीं है ना? फाइन। ऑनलाइन में से किसी को कोई डाउट है? बोलो સર हाँ बोलो। સર આજે 34th ક્વેશ્ચન છે તો એમાં અગર એવું કરીએ કે જે પેલું તમે પી અને ક્યુ વાળી જે સ્પ્રિંગ્સ છે તો એ पी और क्यू। हाँ હા સર સર તો એનું પેરેલલ કનેક્શન ટાઈપ ઓફ છે તો એનું ઇક્વિવેલન્ટ લઈ લઈએ અને પછી સર જે થર્ડ કેસ સરે કરાવ્યો નિમિષ સરે કે પેલો જે કોમ્બિનેશન ઓફ પેરેલલ એન્ડ સિરીઝ એવું તો એનું પણ બાકી ઇક્વિવેલન્ટ જે છે એ પેરેલલ હિસાબથી ફાઇન્ડ કરી નાખીએ તો પછી આ વાળી મેથડ ના કરી પડે એમ. જોઈ લો, કરી જો એનાથી આવે છે કે નહીં મને કહો, હા સર ટ્રાય કરી જો બરાબર. એમાં આન્સર્સ બોલ્ડ કરેલા નીચે કે બાકી છે? સર હેલો સર
बोलो क्या डाउट था, किसको डाउट था, बोलो। ऑनलाइन में से बोले क्या क्या डाउट है। હેલો સર 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 તમે ગ્રુપ પર પેલું જે લાસ્ટ રેકોર્ડિંગ મોકલ્યું છે ને 24th સેશનનું સર એમાં 4th સેશન પાર્ટ 2 જે છે ને તેમાં ચેપ્ટર 7 નું પેલા ફોર્મ્યુલાનું લિસ્ટ લખાતું ને એવો લેક્ચર છે, ચેપ્ટર 14 નું નથી ના સમજ પડી, ફરીથી બોલો। સર ચેપ્ટર 14 નું સેશન 4 તમે જે મોકલ્યું છે ને પાર્ટ 2 નું કઈ સર ડેટ નો? સર બે સર 24th ડિસેમ્બર નું 24 ડિસેમ્બર, હા પછી એમાં શું થયું હવે? સર એમાં ચેપ્ટર 7 નું જીગર સર ફોર્મ્યુલાનું લિસ્ટ બધા લેક્ચર લીધું હતું ને, ફોર્મ્યુલાનું લિસ્ટ લખાયેલું સર એ વયું છે, ચેપ્ટર 14 નું નથી એમાં। હું જોઈ લઉં, ચાલ જોઈ લઉં છું, બરાબર। હા સર જોઈને પછી તને કહું, અપડેટ કરું, હા। ઓકે સર। સર 34th માં ડાઉટ છે। હા બોલો। આ તમે FA વેક્ટર FB વેક્ટર વાળું કર્યું ને તે 47 ठीक है चलिए, अब मैं देखने समझो आप लोग। अब एक बार ये मैं फिर से डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ, चेक करिए और थोड़ा सा यहाँ पर फोकस रखना। मान लीजिए ये ब्लू मार्कर है वो FA वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ब्लैक मार्कर है वो FB वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इसको पुल करना है, तो पुल करेंगे ना तो एंगल अभी कितना है, तो पुल करेंगे तो फाइनल भी एंगल वो 90 रहेगा, बट सिर्फ होगा इलोंगेशन। सिचुएशन इमेजिन हुआ? हाँ देखिए ये दो है, ये स्प्रिंग्स है, ये स्प्रिंग्स है, मैंने इस सिस्टम को, ये फिंगर मेरा नीचे है ना वो ब्लॉक है, उसको पुल करके मैं इसको इससे नीचे लेके आऊं, सिर्फ इसका इलोंगेशन होगा, एंगल शुड रिमेन्स फिक्स। अगर एंगल चेंज हो गया ना तो हो गया सत्यानाश, कौन सा एंगल फिर पता ही नहीं चलेगा, समझ में आया? तो जो सिस्टम है 90 डिग्री का उसको आपको सिर्फ पुल करना है, पुल करोगे तो इलोंगेशन चेंजेस होंगे, एंगल विल रिमेन सेम, मतलब ये भी एंगल होगा पूरा कितना 90, तो उस वर्टिकल से हाफ हाफ हो गया 45। अब क्लियर? बराबर। अब डायग्राम में देखो तो मैंने बताया कि ये एफ ए वेक्टर, ये एफ बी वेक्टर, तो ये एफ ए वेक्टर एफ बी वेक्टर आ गया। ऑनलाइन में से जिसको डाउट था उसे क्लियर? हाँ सर। ओके, तो ये नीचे जाएगा डिफॉर्मिंग फोर्स, तो एफ ए रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा, बी के लिए ये डिफॉर्मिंग फोर्स तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर, सी के लिए डिफॉर्मिंग फोर्स नीचे तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर, तो सी के लिए रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। तो एफ ए वेक्टर, एफ बी वेक्टर और एफ सी वेक्टर क्लियर। अब एफ डैश कौन है, तो एफ डैश है ए और बी का इक्विवेलेंट, तो वो हमको सॉल्व करना है पैरेललोग्राम मेथड से, तो वो ऊपर आ जाएगा। और ये दोनों का फाइनली इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फोर्स हमने फाइंड किया एफ आर। अब ये पूरा क्वेश्चन क्लियर, किसी को भी कुछ डाउट है? नहीं, ऑफलाइन में नो डाउट, ऑनलाइन में कोई डाउट? સર हाँ बोलो। સર આ એફ ડેશ વાળું લખ્યું એ કયો ફોર્મ્યુલા છે? કહું એફ ડેશ क्या है? સર એફ ડેશ ઇક્વલ્સ ટુ રૂટ ઓફ ये अरे ये कोसाइन फॉर्मूला है भाई, एस पर कोसाइन फॉर्मूला, याद आया? R इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है ना? हाँ हाँ सर याद है, वही फॉर्मूला है ये। डन सर। સર બોલો। સર પેલું y અને x વચ્ચે પેલું એંગલ નથી, તો એ 45 ડિગ્રી મતલબ એ રીતે ખાલી અઝ્યુમ કર્યું તમે? કઈથી અઝ્યુમ લા, કહીએ તો ખરા કે 90 ડિગ્રી હતો પેલા, જો આ બે સ્પ્રિંગ 90 હતી, 90 ડિગ્રી પર હતી આ બે સ્પ્રિંગ। હા સર। એને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વર્ટિકલ ને તો હાફ હાફ એંગલ થઈ જાય 45। હા હા હવે ક્લિયર? યસ સર। ऑल क्लियर? चलो तो फिर टाइम क्या हुआ, 11:45, 5 मिनट्स आप ब्रेक ले लीजिए। 10 हाँ सॉरी 10:45, तो 10:45 से लेकर
10:50 तक का ब्रेक ब्रेक ब्रेक। 10:50 वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, बाहर घूमना है तो जाके आओ। 5 मिनट घूमना है पर कॉरिडोर में से नीचे। हाँ जी बोलो। સર પેલા લેક્ચર નું સોલ્યુશન જેટલું જલ્દી થાય એટલું કરજો ને. કયા લેક્ચર નું સોલ્યુશન? તમે હમણાં તમને કીધું ને તે. હા હું વાત કરી લઉં છું હમણાં જ વાત કરું. બરાબર. બોલો. હા જાઓ જાઓ. Yes, good morning. Good morning, sir. Good morning, बोलो sir. जैनेश जैनम आप कुछ बोल रहे थे भाई. કઈ નહીં સર. શું થયું પેલું વિડિયો ની કઈક વાત કરતા હતા. હા સર એ તો પેલું ચેપ્ટર 14 નું આ લાસ્ટમાં તમે 24 ડિસેમ્બરનું પાર્ટ 2 મોકલ્યું હતું ને સેશન 4 નું. હા સર એમાં ચેપ્ટર 7 ના તમે ફોર્મ્યુલાનું લિસ્ટ લખાયું લેક્ચર લીધો હતો ને તમે ચેપ્ટર 7 માટે. સર એ વયું છે એમાં એ વિડીયોમાં. હા ચેપ્ટર 14 નું પાર્ટ 2 નથી, ચેપ્ટર સેશન 4 નું. ખબર ના પડી ફરીથી બોલ. સર સેશન 4 નું પાર્ટ 2 તમે જે હમણાં લાસ્ટમાં મોકલ્યું ને કાલે. 24 ડિસેમ્બર વાળું. હા 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 સર. બરાબર ને? હા એમાં શું થયું? એમાં ચેપ્ટર 7 નું છે વિડીયો. ઓકે તો પછી એ જ હશે ને 24. પણ એ ચેપ્ટર 14 નું છે તો ચેપ્ટર 7 નું એમાં છે. એમાં ચેપ્ટર 7 નો વિડિયો આવી ગયો છે. હા સર. 24 ડિસેમ્બર ની વાત કરે છે. એક મિનિટ. અને પાર્ટ 1 માં કયું ચેપ્ટર છે? સર એમાં ચેપ્ટર 14 અને પાર્ટ 2 માં ચેપ્ટર 7 આવી ગયું હા છે. સર અરે એવા લેક્ચરમાં છે ને તમે પેલા એક્સરસાઇઝના ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરા. એ વિડિયો નથી આવ્યો, એની જગ્યાએ બીજો આવી ગયો છે એવું કે છે. હા સર. ઓકે હું કરાવી લઉં છું, ચેક કરાવી. ઓકે સર.
चलिए, all of you are back now. Yes, sir. By online group students, Yes, sir. all of you are back now. चलिए, अब 14 चैप्टर के एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चंस बाकी है? गप्पेबाजो, चेक करो। ये मुझे ये क्वेश्चन ही दिख रहा है, ये बाकी होगा। पेज टर्न कर 13th वाला। सर 16 17 અને 13 अब बोलो 13th करवाया है? सर 13 16 17 तो फिर 13 16 17 तीन बाकी है। यस सर આપણે भी હતા। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम के हिसाब से कितने हो सकते हैं सॉल्व, उतने कर लेते हैं। चलिए, we'll start with 13th question. Exercise question number 13. चलिए, तो volunteer to read the question. क्या करो? Figure 14.268 shows the strength of force constant K clamped rigidly at one end and a mass M attached to its free end. A force applied at the free end stretches the spring. Figure 14.268 shows the same spring, both ends free and attached at a mass M at either end. Each end of spring in figure 14.268 is stretched by the same force. तो पहला फिगर ऐसा है, उस फिगर में आपको एक स्प्रिंग दिया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग का एक एंड ब्लॉक से कनेक्टेड तो दूसरा एंड फिक्स रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है। Yes, sir. अब आप उसको पुल कर रहे हो, आई थिंक सो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो आपने आई थिंक फोर्स लॉ कंसेप्ट, फोर्स लॉ करके टॉपिक था ना, उसमें आपने टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला डिराइव का, सेम पैटर्न वही न्यूमेरिकल में आपको फॉलो करना है। तो पहले फिगर ए के लिए सॉल्व करते हैं, फिर फिगर बी के लिए सॉल्व करेंगे। नाउ एज पर हुक्स लॉ, F इज इक्वल्स टू माइनस के वाई के एक्स, जो भी आपको लेना है, बराबर। देन सेकेंड इक्वेशन कहां से मिलेगा? एज पर न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वाह, जबरदस्त। क्या था? F इज इक्वल्स टू एम ए। सो फोर्सेस के दो इक्वेशंस हमारे पास, तो एम ए इक्वल टू माइनस के वाई हो जाएगा। फिर क्या किया था हमने? पुट ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, याद आया? तो m इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू माइनस के वाई, माइनस माइनस वाई वाई कट। तो m ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के आया, तो ओमेगा स्क्वायर इज के बाय m, so therefore omega is, तो what is omega in terms of time period? तो omega is 2 pi by t is equals to root of k by m। अरे तो भाई टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा 2 pi रूट एम बाई के, रूट ऑफ m by k। ये पहले फॉर्मूला से टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने डिराइव्ड किया, पहला कंसेप्ट, पहला डायग्राम, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले डायग्राम पे, और नेक्स्ट डायग्राम में मेरे ख्याल से ये वर्टिकल रिजिड सपोर्ट निकल गया, हॉरिजॉन्टल बेस रहा है आपके पास, और अब ब्लॉक दो आ गए हैं, दोनों सेम मास के ब्लॉक्स है, और बीच में यही स्प्रिंग यहाँ पर अब सस्पेंड कर दिया है कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में इसको रख दिया है। ये दूसरा ब्लॉक ऑफ सेम मास, मास सेम है ना? Yes, sir. अब क्या होगा? यहां पर ये स्प्रिंग
कितने फोर्स से पुल हो रहा था, 1 के 2 के 3? एक ही फोर्स से। ये स्प्रिंग अब कितने ब्लॉक से पुल हो रहा है? 2 फोर्सेस से पुल हो जाएगा। तो कहने से यहां पर एक फोर्स की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट होता था, वन टाइम डिस्प्लेसमेंट। Over here there are 2 forces are acting on this spring, तो कहने से the displacement will become twice. एफर्ट ज्यादा हो गया तो इलोंगेशन भी ज्यादा हो जाएगा, हाँ या ना? तो यहां पर फोर्सेस डबल आ जाने से स्प्रिंग का इलोंगेशन डिस्प्लेसमेंट डबल होगा। एक बार फोर्स था तो एक बार डिस्प्लेसमेंट, 2 फोर्सेस आ गए तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट। ये गया कंसेप्ट दिमाग में। चलिए, तो एज पर भाई आप हुक्स लॉ का नाम इस चैप्टर में यूज करते थे, आप लोग चेक करिए, लिया था आपने, वर्डिंग यूज किया था हुक्स लॉ करके 14th में। ओके, तो यहाँ पर भी ऐसे ले लेते हैं एज पर एस एच एम। बोलिए भाई, क्या डाउट है ऑनलाइन में से? સર આ જે ફિગર એ છે ને हाँ એમાં રિએક્શન ફોર્સ નહીં લાગે પણ બીજો આ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ લીધો એકલો તો માઇનસ ભાઈ, જો આ માઇનસ સાઇન લખી છે આ એટલે સર પેલું જે વોલ પર કનેક્ટેડ છે ને એ વોલ લગાવશે ને એ વાળો ફોર્સ કહું છું એ એટલો બધો ના હોય ને એટલે એને કરવાનું નિગ્લેક્ટ। હા સર बराबर। चलिए चलिए अब इसमें आ जाइए एस पर एस एच एम। एस पर एस एच एम क्या हो जाएगा भाई? अब टोटल फोर्स तो माइनस स्प्रिंग का फोर्स फोर्स कांस्टेंट के, बट डिस्प्लेसमेंट कितना? 2y। ये सिर्फ क्लियर होना चाहिए। ऑफलाइन में सबको क्लियर भाई, ऑनलाइन में सबको क्लियर कि क्यों यहाँ पर सेकेंड फिगर के लिए मैंने डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स y लिया, ये क्लियर है? क्योंकि फोर्स डबल हो गया, फोर्स डबल हो गया तो डिस्प्लेसमेंट इसका इलोंगेशन भी होगा डबल, यानी 2y आ जाएगा। ये क्लियर? सर क्लियर, धन्यवाद। चलो, तो पहला क्लियर हो गया इक्वेशन। दूसरा एज पर कौन सा? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलना पड़ रहा है। सो F इज इक्वल्स टू 2 इक्वेशंस, तो ma इक्वल्स टू माइनस 2ky, पुट a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, सो m इक्वल्स टू m इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर y इज माइनस 2ky माइनस माइनस के अरे y कैंसल, तो m ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया? 2k। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2k बाय ओमेगा इक्वल्स टू 2k बाय ओमेगा स्क्वायर। तो देयरफॉर m ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k इक्विवेलेंट लिखो तो चलेगा। तो हमारे इस अरेंजमेंट के लिए इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना? 2k। डन, ये सारे कंसेप्ट क्लियर। सो अब तो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? या तो अगर ये नहीं लिखना है तो ऐसा ही लिखो, अब चलेगा तो भी चलेगा, तो भी आंसर तो आ ही जाएगा। तो m ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2k, तो मेक द इक्वेशन ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तो देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज 2k by m, तो देयरफॉर ओमेगा इज फैंटास्टिक। what is omega? 2 pi by t equals to root of 2k by m। तो भाई what is t? 2 pi root of m by 2k है ऐसा आंसर। दोनों के आंसर्स क्रॉस चेक करो पहले। कि नहीं दिया? होगा पीछे आंसर होगा, सेम आंसर है। लो बोलो, चलो लिखो तो फिर कंप्लीट करो। सर बोलो सर આ વાળો આન્સર શું છે? what is the maximum extension of the spring in two cases? maximum extension of the spring is 2y double। हाँ सर, एक्सटेंशन क्या हुआ? यही तो एक्सटेंशन हुआ ना। दिस इज द आंसर फॉर
मैक्सिमम एक्सटेंशन। क्लियर भाई? आप लोग वो रेफरेंस बुक लेके आते हो आप लोग? यस सर। सिक्सटीन 17 बाकी है ना, तो उसमें से 17 न्यूमेरिकल है ना, वो ले लेते।
चलिए भाई, हो गया है कंप्लीट है सबका? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन ग्रुप स्टूडेंट्स, बोर्ड वर्क हो गया कंप्लीट? तो सो गए क्या सब लोग? सर कंप्लीट। चले तो इरेज कर दो, ऐसे जितने स्पेस की जरूरत नहीं, इतने में तो हो जाएगा हमारी ये क्वेश्चन। तो 17th क्वेश्चन, नेक्स्ट पर्सन कोई? हाँ जी। A simple pendulum of a length L and having a verb of a mass M is suspended in a car. रुको, M क्या है? M. वो M क्या है, वो तो पूछा किसका? मास ऑफ बॉब। फिर L है लेंथ ऑफ पेंडुलम। फिर The car is moving on a circular track of a radius r. R is radius of circular track। फिर With a uniform speed of v. V है यूनिफॉर्म स्पीड। फिर If the pendulum makes oscillations in a radial direction about its equilibrium position, what will be its time period? तो आपको कैलकुलेट करना है t टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ MLRV, इन टर्म्स ऑफ MLRV। अब है सिचुएशन ऐसा कि कार मूव कर रहा है सर्कुलर डायरेक्शन में, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि ये कार है, वो जा रहा है सर्कुलर मोशन में, तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा टेंजेंशियल, ये हो जाएगा उसका क्या? रेडियस, ये हो जाएगा उसका रेडियस। ठीक है। अब अरेंजमेंट ये है कि कार के अंदर रूफ पर से एक सिंपल पेंडुलम सस्पेंड किया है। कार के अंदर जो रूफ होता है ना कार का, वहां से आपने एक सिंपल पेंडुलम को सस्पेंड किया है। तो इस कार के ये हो गया रूफ कार का, यहां से आपने किया है सिंपल पेंडुलम को सस्पेंड। ठीक है। अब कार मूव हो रहा है इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चेक करें, ये यूसीएम हो गया। तो आपको याद आना चाहिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहले एक फोर्स होगा डाउनवर्ड में, वो कौन सा? वेट। तो W आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, बराबर, जो होता है mg। फिर दूसरा आपको याद आना चाहिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टुवर्ड्स द सेंटर एक और फोर्स एक्ट होता है, वो कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो ऐसा आ जाएगा, हाँ या ना? इस डायरेक्शन में FC आ जाएगा, इस डायरेक्शन में वेट आ जाएगा। तो व्हाट इज FC? FC कैन बी रिटन एज mv स्क्वायर बाय r। यस और नो? पर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैं AC को ऐसा लिखूं v स्क्वायर बाय r। तो यहां पर वेट इज mg, तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? g इक्वल टू g, और यहां पर AC है v स्क्वायर बाय r। तो इन दोनों का रिजल्टन कौन? तो रिजल्टन आ जाएगा g इफेक्टिव। तो g इफेक्टिव कैन आई से दैट विल बी रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस v रेज टू पावर 4 बाय r स्क्वायर होगा। हाँ? क्या ये y कंपोनेंट है? क्या ये x कंपोनेंट है? उनका अगर मुझे रिजल्टन निकालना होता है तो कैन आई राइट एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कोई भी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, तो कैन आई से दैट इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अरे तो देखिए, तो g इफेक्टिव में x कंपोनेंट कौन? x कंपोनेंट v स्क्वायर बाय r, उसका होल स्क्वायर। समझ में आया? तो v स्क्वायर बाय r का पूरा फिर से होल स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ v रेज टू पावर 4 बाय r स्क्वायर प्लस ये कौन आया? रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आपको क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड। क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला? T इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L बाय, इस बार हो जाएगा g इफेक्टिव। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा रूट ऑफ T इक्वल टू 2 पाई L बाय v स्क्वायर, नहीं, v रेज टू 4 बाय r स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। है ऐसा कोई आंसर? चेक करिए प्लीज। ये आ जाए आपका नया टाइम पीरियड। यही है? डन? क्लियर? कर दो कंप्लीट। चलो आज के लिए काफी है इतना।
अब सिर्फ एक ही बाकी रहा ना, 16. 16th क्वेश्चन, वो भी थियोरेटिकल है, तो नेक्स्ट क्लास में आपके पास वो रेफरेंस बुक होना चाहिए। कल आएगा ना सेशन? સર બોલો. સર આમાં સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ પણ ના લાગે એમ બહારની બાજુ કયો? સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ હા તો લાગે ને, તો એ કન્સિડર ના કરાય અહીંયા એમ. તો સેન્ટ્રીફ્યુગલ લે તો સેન્ટ્રીપિટલ નહીં લેવાનું, અલ્ટિમેટલી થશે તો બંને પરપેન્ડિક્યુલર ને એકબીજાને, તો તારું મેગ્નીટ્યુડ તો આ જ આવવાનું ને. સેન્ટ્રીપિટલ મેં આમ લીધું તો સેન્ટ્રીફ્યુગલ અહીં આવશે, તો તારું રિઝલ્ટ અહીંની જગ્યાએ અહીંયા બનશે, બીજું શું. બે એક સાથે તો ના લેવાય ને, સેન્ટ્રીપેટલ બી અને સેન્ટ્રીફ્યુગલ બી બે એક સાથે તો કન્સેપ્ટ ના લેવાય. અગર તું સુડો કન્સેપ્ટ લેતો હોય તો તારે સેન્ટ્રીફ્યુગલ લેવો પડશે. સમજમાં આવ્યું? હા સર. સેન્ટ્રીફ્યુગલ અને સેન્ટ્રીફ્યુગલ ઓપોઝિટ Opposite in direction, equal in magnitude. Well,